हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करना था, उसके डेट्स को एक्सटेंड कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने टिल 31 जनवरी 2024। तो याद रखना है 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लास्ट। और उसी के साथ साथ सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में आपके रिक्वेस्ट के थ्रू इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको पासिंग गारंटी के साथ हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। So first question here is a scale which has non-gradient classification, that is there is no numerical basis of grouping is called. So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें और ऐसा स्केल जिसमें आप नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पर आपके डेटा में कोई भी न्यूमेरिकल बेसिस ग्रुपिंग नहीं हो रही है। इस क्वेश्चन का मतलब आपको पहले समझना होगा। इस क्वेश्चन में पहले तो वर्ड आपके लिए न्यू है, यहाँ पर ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन। ग्रेडियंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, किस चीज में? टेम्परेचर में, प्रेशर में, ठीक है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, इन वैल्यूज में क्या होती है? हेरफेर होती है, चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का बार बार चेंज नहीं हो रही है उस वैल्यू में, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेडियंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का दैट इज, इन्होंने यहाँ पर कुछ मीनिंग बता रखे जिसमें न्यूमेरिकल बेसिस ग्रुपिंग नहीं कर रहे हम न्यूमेरिकल बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि अगर देखिए, अगर आपके डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं वैल्यू, तो आप क्या करते हो? उसको ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग यानी एक सेट ऑफ डेटा बनाते हो अलग अलग, अगर आपकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है तो। ठीक है, ये बेसिकली हम केमिस्ट्री वगैरह में करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर का एक अलग से स्केल होता है, ठीक है, प्रेशर का एक अलग स्केल होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए एक अलग स्केल होता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा गया है? क्लासिफिकेशन। मतलब दैट इज, उन्होंने उसका आगे मतलब भी आपको क्वेश्चन में ही समझा रखा है। ठीक है, यानी जिसमें हम न्यूमेरिकल बेसिस ग्रुपिंग नहीं कर रहे, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे आप मान लीजिए, ऑप्शंस को हम
फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक ऑप्शन देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो, ठीक है। 1 2 3 3.1 3.2, ठीक है, यानी पॉइंट्स में भी आपकी बात हो रही हो जहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस वेरिएबल का बेस्ट एग्जांपल है आपका वेट, ठीक है। हर इंसान का वेट जैसे मान लीजिए किसका 40 है, किसी का 35 है, किसी का 35.5 है, ठीक है, यानी हर वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि किसी का 35 है, 34 है, 33 है, होल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल उसे कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 जिसमें पॉइंट्स वाली बात नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। नॉन पैरामीट्रिक डेटा, देखिए नॉन पैरामीट्रिक डेटा क्या होता है, पैरामीट्रिक डेटा यानी जो आपके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज फिट हो, उसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक डेटा। इस पर भी हमारे जो सेशंस होते हैं, जो हमारा जो पैकेज है, उसमें मैंने हमारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, उसमें मैंने आपके साथ पैरामीट्रिक डेटा क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक कंप्लीट डिटेल वीडियो इसमें, तो ठीक है, आपको वो सेशन जाकर देखना है। तो मैंने उसमें डिटेल में सारे टेस्ट को समझा रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक डेटा। नॉन पैरामीट्रिक डेटा क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जो एक प्रॉपर आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक डेटा। अब वो किस भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा होगा, कभी कभार ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, यानी ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उससे हम कहेंगे ऐसा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट ना हो, उसे कहते हैं पैरामीट्रिक डेटा, सॉरी नॉन पैरामीट्रिक डेटा, ठीक है। देन लास्ट ऑप्शन आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक बताना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके उसमें उस पर्सन को आप क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका नेचर आप बता रहे हो, यानी अगर आप किसी इंसान का नेचर बता रहे हो, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वे में उसका नेचर नहीं बताओगे, ठीक है, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वे में उसकी ग्रुपिंग नहीं करोगे। जैसे अगर कोई आप बता रहे हो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ये खासियत है, उसमें इस तरीके से वो पर्सन है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ना कि आप उसको नंबरिंग देके एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा स्किल है जिसमें आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल बेसिस पे आप डेटा को डिवाइड नहीं करोगे, ना ही उसकी ग्रुपिंग करोगे। बाकी सारे कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नॉन, इसमें सब में आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा है, और आप उसको न्यूमेरिकल वे में आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ठीक है, यानी अलग अलग आप उसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग से आप आपका डेटा अरेंज करोगे। लेकिन एट्रीब्यूट है ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है किसी भी चीज, किसी भी थिंग का, ठीक है, या फिर किसी पर्सन का। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एट्रीब्यूट। ओके, so next question here is a data measured along a scale in which each position is equidistant from one another। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, ऐसा डेटा, इस ऐसे डेटा को आप मेजर कर रहे हो किस स्केल में, जिसमें हर एक डेटा एक दूसरे से एक बराबर पोजीशन में हम उस डेटा को डिवाइड करें, या फिर एक इक्वी डिस्टेंस, एक दूसरे से एक सेम डिस्टेंस में वो डेटा प्रेजेंट है। क्या वो रेशियो है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, कौन सा डेटा है। उसके लिए, जिससे कि मैंने हर बार आपके साथ शेयर कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इमेज है, इमेज को अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये इमेज है, ठीक है। इस स्केल पर आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे, कंपल्सरी एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा स्केल पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 1 बाय 1 सारे स्केल देखते हैं, सारे स्केल में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक स्केल की। नॉमिनल में क्या होगा, आप आपके डेटे को नंबर के फॉर्म में आप क्या करोगे, कैटेगराइज करोगे आपके वेरिएबल को। ऑर्डिनल में क्या करोगे, उस नंबर, आपका जो डेटा है, यानी आपके नॉमिनल स्केल की भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, एज वेल एज आप हर एक डेटा को आप रैंक दोगे, एक ऑर्डर में रखोगे, ठीक है। इंटरवल में क्या होगा, ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, एज वेल एज यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में। इक्वल इंटरवल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉपुलेशन में से, मान लीजिए पॉपुलेशन में से हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में मान लीजिए टोटल 40 मेंबर्स है, 40 पीपल है, लेकिन आपको सिर्फ
10 लोगों पर रिसर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या करा, इस 40 लोगों के जो पॉपुलेशन में मेरे 40 लोग हैं, मैं हर सेकेंड नंबर वाले लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगी। यानी पहला फर्स्ट सेकेंड नंबर पे जो कैंडिडेट रहेगा, जो पर्सन होगा, उसको मैं सिलेक्ट करूंगी। देन फोर्थ नंबर वाले को, देन 6, देन 8 एंड देन 10th। देन उसी तरीके से 12th नंबर पर जो होगा, देन 14, देन 16। इस तरीके से मैं टोटल 10 लोगों को लूंगी, जो हर एक प्रॉपर इंटरवल पर, यानी मैंने 2 कहा है, यानी 2 के गैप में ही हर एक पर्सन को ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इक्वी डिस्टेंस रख रहे हो। यहाँ पर आप हर एक को चांस दे रहे हो, हर सेकंड नंबर के पर्सन को आप इक्वली आप चांस दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे हो। तो उस डेटा को कहते हैं हम इंटरवल। तो इंटरवल ऐसा डेटा होता है जिसमें आप हर एक डेटा को एक इक्वल इंटरवल्स पे, एक इक्वी डिस्टेंस पे रखते हो, ठीक है। एंड रेशो में क्या होता है, इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन रेशो में जीरो का कोई ना कोई मीनिंग होता है। बाकी सारे स्केल्स में अगर आप देखते हो, इंटरवल में देखते हो, रेशो का कोई सॉरी जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन रेशो स्केल में जीरो का भी कोई मीनिंग होता है, ठीक है। समझ गए आप सभी को। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, चारों भी स्केल के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इस क्वेश्चन का आपका इस क्वेश्चन में जो इक्वल डिस्टेंस बता रहा है, हर एक इक्वल इंटरवल्स में डेटा आप किस स्केल में रखोगे, इंटरवल स्केल में, ठीक है। नेक्स्ट,
अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च इज डिजाइंड टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल मेथड हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें कॉजल रिलेशनशिप देखना होता है फैक्टर्स या फिर वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि हमने अभी देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो हम देखेंगे लाइट का इफेक्ट कम ज्यादा कर रेड लाइट में व्हाइट लाइट में अगर हम हमारे प्लांट को रखते हैं तो किस तरीके से हमारा प्लांट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेसिकली हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट देख रहे हैं, वेराज हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम या फिर रिसर्चर इस वेरिएबल को हेर फेर कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट देखने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आंसर करेक्ट हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और इनकरेक्ट जो ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बता रहा है, वेदर वी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एक्सपेरिमेंटली। हम यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कई बार होता है अगर आप एक्सपेरिमेंट जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो समटाइम कोई प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट से आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं। एक्सपेरिमेंट में हम अफेक्ट्स देखते हैं, वेरिएबल किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन 3 इज व्हाई थिंग्स हैपन द वे दे डू। हम इसलिए भी नहीं परफॉर्म करते कि ये चीज हो क्यों रही है, ठीक है। इंसान क्यूरियस होता है कि ये चीज क्यों हो रही है, लेकिन ये मेन मोटिव नहीं होता एक्सपेरिमेंटल मेथड परफॉर्म करने का, बल्कि मोटिव होता है इफेक्ट देखने का बिटवीन द टू वेरिएबल्स। देन ऑप्शन नंबर 4 इज हाउ एम्पायरिकल एविडेंस एक्सप्लेन अ फेनोमेना। अगेन नो, हम ये नहीं देखते कि किस तरीके से एक एम्पायरिकल यानी हमारे ऑब्जर्वेशन किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उस फेनोमेना को, उस एविडेंस को, ठीक है। सिर्फ एम्पायरिकल एविडेंस के बेसिस पर आप फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं करोगे, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होता है कॉजल रिलेशंस अमंग द फैक्टर्स। ये फाइंड करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। If an independent variable, for example, is a new treatment for hypertension, then the dependent variable might be patience. देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है बस हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर बता रहा है, इफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारी हमें जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर दी गई है और हमें डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करना है अमंग दिस ऑल ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा ये क्या बता रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से डेफिनेशन पर आएगा कंपल्सरी वन, देन वेरिएबल्स पर आएगा, ठीक है। तो जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन हमका वेरिएबल पर किस तरीके से कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, कंट्रोल सब्जेक्टिव ऑर्गेनिज्म वेरिएबल, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इन सारे वेरिएबल्स पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 3 इज एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल दी जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड, वेरिएबल्स के बीच में एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर आपको इन तीनों चीज में क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन द डिपेंडेंट वेरिएबल माइट बी पेशेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टडी परफॉर्म करी हाइपरटेंशन देखने के लिए। देखिए हाइपरटेंशन बेसिकली कब होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तब आपको हाइपरटेंशन होगा। अब हाइपरटेंशन, एक हाइपरटेंशन जो होता है, आप कितना एक चीज का टेंशन ले रहे हो, ठीक है,
इतना आपका टेंशन आपका जो है कहीं ज़्यादा हो जाता है, तब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपको ये हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जिसमें आपको डायबिटीज वगैरह कई बीमारी होती है आपका, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से ये बेसिकली हाइपरटेंशन जैसी एक बीमारी हो जाती है पेशेंट्स में। ठीक है, हाइपरटेंशन हो रहा है इसका मतलब ब्लड प्रेशर में आपके छेड़छाड़, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कार्डियक आउटपुट, यानी आपके जो रिदम है हार्ट बीट, कि आपके हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी आपका हार्ट अटैक। तो ये सारी चीजें आप हाइपरटेंशन से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ब्लड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, द मूड इज अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर डीलिंग विथ। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है हमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए किस डेटा का हम ज़्यादा बेटर यूज कर सकते हैं इस सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहली बात है, जैसे कि आप सभी को पता है 4 टाइप्स ऑफ डेटा, ऑर्डिनल, रेशो, नॉमिनल एंड इंटरवल। ऑर्डिनल में हम एक ऑर्डर देते हैं उस डेटे को, उसके बेसिस पर बेसिकली ये इस चीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, रेशो में 0 का मीनिंग होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट 0। देन नॉमिनल डेटा क्या होता है, जिसमें आप आपके कैटेगराइज आपके डेटा को कैटेगराइज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देते हो, उस बेसिस पे आपका डेटा को आप डिवाइड करते हो। ठीक है, एंड इंटरवल में आप एक इंस्टेंट और एक इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है, आपके डेटे को अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप ऑप्शंस में देखोगे, यहाँ पर हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, अगेन इनकरेक्ट, 0 मीनिंग का कोई हमें क्वेश्चन में लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई इक्वल वैल्यू नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ऑप्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे डेटे में होता क्या। देन सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सेंटर या फिर मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली ये टर्म यूज करते हैं हम आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी मिडिल वैल्यू है इस डेटा की, ये आपकी नॉमिनल डेटा आपका डिस्क्राइब करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि नॉमिनल डेटा में हम उस डेटे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उस डेटा का यूज करते हैं। ठीक है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस डेटे की, यानी मिडिल में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम इस रीजन में ढूंढेंगे, उसकी वैल्यू अलग होंगी तो हम उस वैल्यू को अलग करेंगे, लेकिन हमें सेंटर में जो वैल्यू मिल रही है हम उस वैल्यू को एक अलग तरीके से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी को डील करने के लिए हम नॉमिनल डेटा का या फिर नॉमिनल स्केल का हम यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल डेटा। The device that is used by researchers to collect data for a study is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो रिसर्चर यूज करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ऐसी डिवाइस जो रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, जैसे रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई डिवाइस यूज करते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और क्वेश्चनर्स के थ्रू। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट। ऐसी डिवाइसेस जिनसे रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देन हम ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो यहाँ पर कोई आइडिया और हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सैंपल। सैंपल क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन का सबसेट, पॉपुलेशन के सबसेट को हम कहते हैं सैंपल। तो यहाँ पर हमें ऐसा पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के assumptions और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसको रिसर्च अपनी रिसर्च स्टडी में टेस्ट करते हैं।
सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड और रिसर्च के कोई अजम्पशन से रिलेटेड कोई पूछा नहीं है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस जिनसे रिसर्चर डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में, उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सेकेंडरी डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन पब्लिश्ड सोर्सेज ओनली। ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि सेकेंडरी डेटा ऑलवेज पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है, आपका सेकेंडरी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और दूसरे सोर्सेज में भी अवेलेबल था, जरूरी नहीं हो कि पब्लिश सोर्सेज में ही अवेलेबल हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा इज मोर कॉस्टलियर देन सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा आपका हर बार जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डेटा से कॉस्टली हो, समटाइम सेकेंडरी डेटा भी कॉस्टलियर होता है, समटाइम प्राइमरी डेटा चीप होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्राइमरी डेटा हर बार कॉस्टली हो देन सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, जजमेंट सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नो, आपका जो जजमेंट सैम्पलिंग होता है ये आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग में आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट के बेसिस पर से, आपको लग सकता है कि मुझे उस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप उस तरीके से आपके जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ना कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन डी, अ कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। यस, आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि आप अगर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन में आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उनसे आप सर्वे करवा रहे हो, उनसे आप इंफॉर्मेशन डेटा गैदर कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है सबसे, तो उसे हम कहते हैं सेंसस। सेंसस इंडिया में हर 10 साल पर सेंसस करा जाता है। सो कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम कहते हैं सेंसस। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in a survey of 100 companies, some companies are reported amount of profits and other reported amount of losses. In this case, which of the following measure of central tendency cannot be considered? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि 100 कंपनी का सर्वे करवाया गया, जिसमें कुछ कंपनी का प्रॉफिट मेजर किया करना है और कुछ कंपनी का कितना लॉस हुआ है ये मेजर करना है। तो ये मेजर करने के लिए हम कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे या फिर हम यूज नहीं कर सकते, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 100 कंपनीज, टोटल 100 कंपनीज है। 100 में से आप ये देख रहे हो कितने कितने को प्रॉफिट हुआ है, कितनी कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है, कितने को प्रॉफिट्स हुआ है और कितने को लॉसेस हुआ है। अब मैं यहाँ पर देखने के लिए पहले तो मीन का यूज करूंगी, कितने एवरेज, कितने कंपनी ऐसे हैं ज्यादातर जिनका प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए मैक्सिमम 40 कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है, 60 को लॉस हुआ है। तो ये देखने के लिए मुझे तो एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो एरिथमेटिक मीन तो ज्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। देन ऑप्शन बी, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन याद रखिएगा आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं बताता है। अरिथमेटिक मीन, मीन जो होता है आपका, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है, मतलब अरिथमेटिक मीन के नेगेटिव भी वैल्यू कैलकुलेट करता है, पॉजिटिव भी। लेकिन जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है ये मीन आपकी नेगेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करता है। लॉस आपका तो नेगेटिव ही आएगा, लॉस हो रहा है मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो, सो नेगेटिव वैल्यूज को ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, मीडियन। यस, मीडियन क्या होता है? मीडियन आपके जो डेटा होता है उसकी मिडिल वैल्यू को बताता है। अब जैसे मैंने जो मुझे डेटा मिल रहा है, इतने लोगों को प्रॉफिट हुआ है, इतने लोगों को लॉस हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना लूंगी, इसको कुछ ग्राफ में कन्वर्ट कर लूंगी और मैं देखूंगी कि मिडिल वैल्यू क्या आ रही है। मिडिल जो जिनको ज्यादातर प्रॉफिट भी नहीं हो गया, लॉस भी नहीं हो गया, मीडियम है उनका जो कंपनीज है, जो जिनको लॉस भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ है, सो ये उनकी मीडियन वैल्यू में कैलकुलेट करूंगी। तो मतलब मीडियन बेसिकली क्या होता है कि डेटा की मिडिल वैल्यू को कहते हैं। सो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। देन ऑप्शन डी, मोड। मोड क्या होता है? मोड का बेसिकली मतलब होता है आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज आ रही है। अब इस केस में मैं क्या कैलकुलेट करूंगी
कि ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार प्रॉफिट हुआ है, ऐसी कंपनी जिनको बहुत ज्यादा बार लॉस हुआ है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मोड का मुझे यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर मोड का भी यूज करूंगी। सो इस केस में आप कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करोगे? अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन हम कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज नहीं कर सकते? ज्योमेट्रिक मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से फैला हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या हो सकता है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन आपको बताता है कि आपका जो डेटा है कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ये भी बताता है आपको। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर ऑफ हाउ नंबर्स वेरी फ्रॉम द मीन। यस, बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन हम इसी को तो कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? आपके बताता है कि आपके जो वैल्यूज है, आपका जो डेटा है मीन से कितना वेरी कर रहा है, कितना मीन से फैला हुआ है, कितना दूर है। तो यहाँ पर आपका तीनों भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.